जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स और पी नोट्स के बारे में। तो देखिए, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला है एफडीआई, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा तरीका है एफपीआई का, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के कंपनी में 10% से ज़्यादा का शेयर एक्वायर कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई। जैसे कि 2018 में जो वॉलमार्ट कंपनी है उसने फ्लिपकार्ट का 77% शेयर एक्वायर कर लिया था। तो इस तरीके को हम बोलेंगे एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने का दो तरीका है। पहले एक कंपनी क्या करती है, जो विदेशी कंपनी है वो इंडिया के कंपनी का जो स्टॉक है वो एक्वायर कर लेती है, और ये स्टॉक जो है वो 10% से ऊपर होना चाहिए, तभी ये एफडीआई में आएगा। और अगर 10% से कम होगा तो ये आ जाएगा एफपीआई में, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से कम होगा तो ये आ जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, यानी कि एफपीआई में। तो दो तरीका है इंडिया में एफडीआई का। पहला तरीका है कि इंडियन कंपनी में आप 10% से ऊपर स्टॉक जो है एक्वायर कर लें। और सेकंड तरीका है कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी है वो क्या करती है, इंडिया में जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश कर लेती है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कई बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो कस्टम ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए कंपनी ऐसा करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए दूसरे कंट्री से जब अपने इंडिया में जब सामान आएगा तो उसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उस सामान का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। तो इस कस्टम ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो इंडिया में आके अपनी एक नई कंपनी जो है खोल देती हैं, और इसकी वजह से जो उनका कस्टम ड्यूटी चार्ज लगता था अब वो उनको जो है नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया में चीप लेबर है, सस्ता लेबर है, तो उससे भी कंपनी को फ़ायदा होता है। सीधी बात है, जब लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो कंपनी को जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से भी जो फॉरेन कंपनीज़ है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसको हम एफपीआई बोलते हैं। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के कंपनी में 10% से कम स्टॉक एक्वायर करती है तो उसको हम बोलते हैं एफपीआई। और इसके अंडर में दो मेथड्स आते हैं। पहला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि एफआईआई, और दूसरा है क्यूएफआई, यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इसको अलाउ किया गया था 1994 में, और इसके अंतर्गत आते हैं फॉरेन पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एंडोमेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो ये सारे जो हैं ये आते हैं एफआईआई में। उसके बाद है क्यूएफआई, यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इनको 2011 में अलाउ किया गया था। और इसके अंतर्गत हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। और जो ये एफआईआई और क्यूएफआई हैं, अगर इनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इनको मैंडेटरी है कि इनको सेबी के साथ रजिस्टर करना होगा। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो इन्हें सेबी के साथ रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो बात करते हैं एफआईआई और क्यूएफआईज़ में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो एफआईआईज़ हैं इनके लिए हायर रेगुलेशंस है और रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा है, वहीं क्यूएफआई के लिए रेगुलेशंस भी कम हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी कम हैं। इसके अलावा जो केवाईसी नॉर्म्स हैं वो क्यूएफआई के लिए रिलैक्स्ड हैं इन कंपैरिजन ऑफ एफआईआई। लेकिन 2014 में क्या किया गया कि क्यूएफआई और एफपीआई को जो है मर्ज कर दिया गया, और ये मर्जर किया गया था केएम चंद्रशेखर कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और क्यूएफआई और एफपीआई को मर्ज किया सेबी ने। तो 2014 में इन दोनों को मर्ज करके इनका नाम जो है चेंज कर दिया गया, और नाम रख दिया गया अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफपीआई। तो मर्जर के बाद जितने भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, अब कहा गया उनको कि आपको एफपीआई में जो है रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होगा। और मर्जर के बाद जितने भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनसे कहा गया कि अब आपको एज एफपीआई इंडिया में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर आप एफपीआई के तौर पे अगर इंडिया में रजिस्टर नहीं करते हैं तो इंडिया के मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कंपनी पहले से क्यूएफआई या एफआईआई के तौर पे रजिस्टर्ड थी उनको भी कहा गया कि आप जो है अंडर एफपीआई आप दोबारा रजिस्टर करेंगे। और 2014 में सेबी के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया, और उस सर्कुलर के अंतर्गत कहा गया कि जो एफपीआईज हैं उनका नाम अब होगा रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि आरएफपीआईज। और सेबी के द्वारा इन इन्वेस्टर्स के रिस्क को देखते हुए जो है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है लो रिस्क इन्वेस्टर्स की, और इसके अंतर्गत आते हैं सोवरिन वेल्थ फंड्स, मल्टीलेटरल एजेंसीज और गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है इसमें मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, और इसके अंतर्गत आते हैं पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एंडोमेंट फंड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। और उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है, और इसके अंतर्गत हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे इंडिया में उनको सेबी के साथ रजिस्टर करना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्टर किए हुए भी इंडिया के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
लेकिन ये लोग जो हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी कंपनीज जो पहले से इंडिया में रजिस्टर्ड हैं एज एफपीआईज, ये अपना पैसा उस कंपनी को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इसके बदले में जो कंपनी होती है इनको पी नोट्स इशू करती है। यानी कि जो एफपीआई है वो इन इन्वेस्टर्स को शेयर नहीं देगी बल्कि शेयर के बदले इनको एक पी नोट्स देगी, और इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, और ये भी जो है वो बिल्कुल शेयर की तरह ही होता है। तो बात करते हैं पी नोट्स के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है और उसको इस साल 2024 में लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये कंपनी जो है टैक्स पे नहीं करना चाहती है, और इस कंपनी के ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में हुआ है। तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने अकाउंट बुक में दिखा देगी कि हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, और जो पैसा इसने 1 करोड़ कमाया उस पर ये टैक्स पे नहीं करेगी। तो ऐसी मनी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी, और ऐसी मनी को ये कंपनीज जो हैं ना तो बैंक में रख सकती हैं ना ही स्टॉक मार्केट में लगा सकती हैं। इसके अलावा अगर ऐसा पैसा वो अपने घर पे भी रखते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से जो उस पैसे की वैल्यू होगी वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, वो बाहर की कंट्रीज से जो है दूसरी कंपनीज से वो कांटेक्ट करती हैं और हवाला के थ्रू जो अपना पैसा है वो बाहर की कंट्रीज़ में भेजती हैं, और वहाँ से ही ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं जो पहले से इंडिया के मार्केट में एज एफपीआई रजिस्टर्ड है, यानी कि एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में। तो उस कंपनी को ये अपना जो पैसा है वो देंगे और वो कंपनी जो है इंडिया के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी, और इन्वेस्ट करने के बाद ये कंपनीज जो हैं ये शेयर इशू नहीं करती हैं बल्कि उसकी जगह पे पी नोट्स इशू करती हैं, यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करती हैं, और ये बिल्कुल शेयर की तरह ही होते हैं। शेयर जैसे ऊपर और नीचे जाता है वैसे ये भी जो है अप एंड डाउन होते हैं। तो पी नोट्स के थ्रू जो ब्लैक मनी है वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट होती थी पहले। तो अब आप समझ सकते हैं कि पी नोट्स के थ्रू कोई भी बाहर से इंडिया में के मार्केट में पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो पी नोट्स होते हैं वो थर्ड पार्टी को भी इशू किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को जो है पी नोट्स मिला, तो वो पर्सन चाहे तो उस पी नोट को किसी और पर्सन को बेच सकता है, फिर अगला चाहे तो किसी और को बेच सकता है, वो चाहे तो किसी और को बेच सकता है। तो ऐसे एक लंबी जो है चेन बन जाती है। तो इसीलिए इसका जो सोर्स है वो पता करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है सेबी के द्वारा कुछ रूल्स जो है लाए गए हैं, और सेबी ने कहा है कि जो कैटेगरी 1 और 2 के इन्वेस्टर्स हैं वही केवल पी नोट्स इशू कर सकते हैं, यानी कि जो वेरी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं वो पी नोट्स इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा सेबी के द्वारा कहा गया कि जो पी नोट्स की जो डिटेल है, यानी किसने वो पी नोट को परचेस किया है, उसके बारे में जो सारी डिटेल हैं वो जो है सेबी से शेयर किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंपनी ही पी नोट इशू कर सकती है जो कि एक रेगुलेटेड एंटिटी हो, यानी कि किसी के द्वारा जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा हो। इसके अलावा अगर वो केवाईसी नॉर्म्स को जो फॉलो करती है तो वो पी नोट्स को इशू कर सकती है, और ये सारे रूल्स जो हैं वो थर्ड पार्टी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, यानी कि एक पी नोट जो है एक पर्सन से दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया या चौथे के पास गया, सबके लिए ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा नहीं सकता, उसको अपनी आइडेंटिटी जो है रिवील करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन अगर पी नोट को ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी और को अगर दे रहा है, तो उसके लिए कंपलसरी होगा कि वो जो है अपने एफपीआई से पहले प्रायर कंसेंट ले, यानी बिना एफपीआई से पूछे, बिना एफपीआई से कंसेंट लिए वो जो है किसी और को अपना पी नोट नहीं दे सकता है। तो जो एफपीआई है, एफपीआई से कंसेंट लेना जो है यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनके लिए पी नोट्स को इशू करना बैन कर दिया गया, और इन सेक्टर्स को डिसाइड करती है सेबी, यानी कौन से सेक्टर्स को बैन किया जाएगा इसको डिसाइड करने का काम जो है वो सेबी का है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।